हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग पार्ट 2 में। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग। सो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस पार्ट 2 आज हम लोगों को करना है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस से रिलेटेड पढ़े हैं, जैसे कि बाइनरी अपोजिशन के कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने शायद। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इंसेस्ट टबू के बारे में पढ़ा है, और गिफ्ट के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है। सो आज भी कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज कंप्लीट करना है हमको क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, उसी के कंटिन्यूएशन में वो ये है कि थ्री किनशिप स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। तीन रिश्तेदारी संरचनाओं के बारे में बात किया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। वो तीन स्ट्रक्चर के बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन रिश्तेदारी संरचनाओं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं पूछे जाते हैं। तो एक टाइप उन्होंने बताया था एलिमेंट्री एलिमेंट्री किनशिप स्ट्रक्चर, सेमी कॉम्प्लेक्स किनशिप स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स किनशिप स्ट्रक्चर। ठीक, सो एलिमेंट्री तो आप लोग जानते ही हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको एलिमेंट्री कहा जाता है। सेमी कॉम्प्लेक्स मतलब बेसिक से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और उसके बाद कॉम्प्लेक्स। ठीक, प्राथमिक, अर्थ, जटिल और जटिल। ठीक, तो प्राथमिक रिश्तेदारी संरचनाओं के बारे में बात किया है उन्होंने। अर्ध जटिल और जटिल संरचनाओं के बारे में बात किया है। तो ये तीन रिश्तेदारी संरचनाओं यानी कि तीन किनशिप स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने तीन किनशिप स्ट्रक्चर दिए थे, एलिमेंट्री, सेमी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, प्राथमिक, अर्ध जटिल और जटिल। थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात किया है इन्होंने। तीन प्रकार के आदान प्रदान के बारे में भी बात किया है इन्होंने। वो तीन टाइप के एक्सचेंज कौन कौन से थे, या तीन प्रकार के आदान प्रदान कौन कौन से थे, वो हम लोग देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ वीमेन। ठीक, एक्सचेंज ऑफ वीमेन की बात किया है इन्होंने। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी के बारे में बात किया है। एक्सचेंज ऑफ वर्ड की बात किया है। ठीक, तो ये तीन एक्सचेंज के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीजें याद रखना है आपको कि उन्होंने एक्सचेंज ऑफ वीमेन, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड की बात किया है। ठीक, एक्सचेंज ऑफ वीमेन जो होता है वो मैरिज के टाइम पे होता है। ठीक, कमोडिटी मतलब गिफ्ट देते और लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ वर्ड मतलब आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो वर्ड का एक्सचेंज होता है। महिलाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान, तो तीन तरह के आदान प्रदान की बात किया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। पहला है महिलाओं का आदान प्रदान, दूसरा है वस्तुओं का आदान प्रदान और तीसरा है शब्दों का आदान प्रदान। ठीक, तो थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ विमेन, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ वर्ड। एक्सचेंज ऑफ विमेन में उन्होंने क्या कहा है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एंड जनरलाइज्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ विमेन में भी दो तरह की बात किया है उन्होंने। दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं, एक होता है
रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज और दूसरा होता है जनरलाइज एक्सचेंज। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 टाइप के एक्सचेंज की बात किया था, जिसमें विमेन में 2 टाइप के एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ विमेन में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज और दूसरा होता है जनरलाइज एक्सचेंज। महिलाओं का आदान प्रदान, प्रतिबंधित विनिमय और सामान्यकृत विनिमय। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार बताया है उन्होंने, एक प्रतिबंधित विनिमय और दूसरा सामान्यकृत विनिमय। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म की बात किया है इन्होंने। तो स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म में क्या चीजें आ जाती हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म, कुल देवता की संरचना के बारे में बात किया है इन्होंने। तो ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इमाइल डर्खीम ने भी दिया है, जिसमें टोटेमिज्म के बारे में वो बात करते हैं। टोटेमिज्म में क्या बात करते हैं उन्होंने, क्या कहा है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन इज टोटेमिज्म। ठीक, तो अब क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस टोटेमिज्म के बारे में क्या बात करते हैं, हमने देखा रेडक्लिफ ब्राउन भी बात करते हैं टोटेमिज्म की। ठीक, तो ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉन्सेप्ट जिनसे रिलेटेड हैं, किसने टोटेमिज्म के बारे में क्या बात किया है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक आपको ये पता चल चुका कि 3 थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने टोटेमिज्म के बारे में बात किया है। तो वो 3 थिंकर कौन कौन से हैं? ठीक, इमाइल डर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन एंड लास्ट है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ठीक, लेवी-स्ट्रॉस distinguishes 4 kind of relationship between nature and culture within totemism। ठीक, तो टोटेमिज्म के अंदर उन्होंने 4 तरह के रिलेशनशिप के बारे में बात किया है कल्चर और नेचर के बीच में। ठीक, लेवी-स्ट्रॉस डिस्टिंग्विश 4 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कल्चर विद इन टोटेमिज्म। लेवी-स्ट्रॉस ने कुल देवता के भीतर प्रकृति और संस्कृति के बीच 4 प्रकार के संबंधों की को प्रतिष्ठित किया है। तो इन्होंने 4 प्रकार के संबंधों को प्रतिष्ठित किया है, और ये संबंध किस किस के बीच में थे? प्रकृति और संस्कृति के बीच में। प्रकृति और संस्कृति के बीच में ये संबंध पाए जाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कि ये जो संबंध है प्रकृति और संस्कृति के बीच में, जो 4 संबंध हैं, वो कौन कौन से संबंध हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, a species of animal or plant identified with a particular group। ठीक, species of animal or plant identified with a particular group। तो एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप अपने आप को एक एनिमल से डिनोट करता है या प्लांट से डिनोट करता है। ठीक, जैसे एक ग्रुप है, उसने अपना बेनियन ट्री को अपना एक आइडियल मान लिया और उसको अपने ग्रुप का एक सिंबल मानते हैं। ठीक, तो ऐसे प्लांट या एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को मान लेते हैं। जैसे हमने रेडक्लिफ ब्राउन के कॉन्सेप्ट में देखा कि कुछ ग्रुप जो थे वो ईगल हॉक को, और कुछ ग्रुप जो है वो क्रो को अपने ग्रुप का सिंबल मानते थे। तो इस तरह से ये भी बात करते हैं। पहला टाइप जो है वो क्या है कि जो ग्रुप होते हैं वो अपने आप को किसी एक एनिमल या प्लांट से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, किसी एक एनिमल या प्लांट से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी विशेष समुदाय के साथ पहचाने जाने वाले जानवर या पौधे की प्रजाति। ठीक, तो अब वो समुदाय कैसे पहचाना जाता था? वो किसी जानवर या पौधे की प्रजाति से पहचाना जाता था, मतलब एक तरह से उनका वो चिन्ह होता था। ठीक, कि इस ग्रुप का ये चिन्ह है। अगर वो चिन्ह आप देख लेते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फलां ग्रुप से रिलेटेड। ठीक, तो इस तरह से एक टाइप्स ये हो गया टोटेमिज्म का, कि कुछ लोग जो है अपने आप को प्लांट या एनिमल्स के साथ जोड़ते हैं और उसी को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। पौधे या जानवर को अपनी पहचान मानते हैं और उसी को अपने साथ जोड़ते हैं। ठीक, दूसरा टाइप क्या था? स्पेसीज। दूसरे टाइप में क्या आ जाता है? A species of animal or plant identified with an individual। स्पेसीज और प्लांट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई किए जाते थे। ठीक, अब यहाँ पे जो स्पेसीज और प्लांट है वो सारे ग्रुप से नहीं, बल्कि किसी एक इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक, एक आदमी से, किसी एक इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई किया। पहले टाइप में क्या था? वो ग्रुप से आइडेंटिफाई किया जाता था,
लेकिन दूसरे टाइप में क्या है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी व्यक्ति के साथ पहचाने जाने वाले जानवर या पौधे की प्रजाति। ठीक, तो जो जानवर या पौधे की प्रजाति है वो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड है, ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी एक टाइप का टोटेमिज्म है अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। तो ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक, कि एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप किसी प्लांट या किसी एनिमल के साथ होता है, या एक पूरे पूरे ग्रुप का रिलेशनशिप किसी इंडिविजुअल या प्लांट के साथ, किसी एनिमल या प्लांट के साथ होता है। ठीक, तो दो टाइप हो गए। फिर तीसरा टाइप क्या है, अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट आइडेंटिफाइड विद एन इंडिविजुअल। ठीक, तो एक पार्टिकुलर एनिमल या प्लांट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होता था। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट है। ठीक, स्पेसीज मतलब कि अगर बेनियान ट्री ले लेते हैं आप, तो सारे बेनियान ट्री उससे रिलेटेड हो जाते हैं, या आप अगर टाइगर ले लेते हैं तो सारे टाइगर जो है उससे रिलेटेड हो जाएंगे, वो उसकी स्पेसीज है। लेकिन जो थर्ड टाइप है उसमें क्या है, उसमें एक पार्टिकुलर है, मतलब कि एक अगर कोई टाइगर आइडेंटिफाई करते हैं, एक कोई आप बेनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ अगर आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा। मतलब कि वही, ऐसा नहीं कि सारे जो टाइगर होंगे वो उससे रिलेटेड होंगे, बल्कि जो एक आइडेंटिफाई किया गया है वही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। ठीक, एक विशेष जानवर या पौधे एक व्यक्ति के साथ पहचाना जाता है। और जो चौथा है, अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट आइडेंटिफाइड विद अ ग्रुप। अब यहाँ पे भी एक पार्टिकुलर एनिमल और प्लांट की बात हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक टाइगर या कोई भी प्लांट आप ले लेते हैं, जैसे मैंगो ट्री ले लेते हैं, तो मैंगो ट्री जिसको आप मान रहे हैं एक पार्टिकुलर एनिमल या प्लांट, मतलब कि जो एक टाइगर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या प्लांट, अब उसमें सारे टाइगर नहीं आ जाएंगे। जब स्पेसीज की बात होगी तब सारे टाइगर आते हैं। ठीक, एक समूह के साथ पहचाना जाने वाला एक विशेष जानवर या पौधा। ठीक, तो चार टाइप है। पहला तो स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट, तो पहले में स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट रिलेटेड होते हैं किसी एक ग्रुप से। फिर दूसरे टाइप में स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट रिलेटेड होते हैं किसी इंडिविजुअल से। फिर तीसरे टाइप में आता है एक पार्टिकुलर एनिमल और प्लांट जो है वो रिलेटेड होता है किसी इंडिविजुअल से। चौथे टाइप में है एक पार्टिकुलर एनिमल और प्लांट रिलेटेड होता है किसी ग्रुप से। ठीक, एक विशेष जानवर या पौधे एक व्यक्ति के साथ पहचाने जाते हैं, और एक विशेष समूह के साथ पहचाना जाने वाला एक विशेष जानवर या पौधा। ठीक, तो होप ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको, चार टाइप के टोटेमिज्म के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में विद इन टोटेमिज्म। ठीक, टोटेमिज्म में 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो उन्होंने बताया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द क्यूलिनरी ट्राइंगल, पाक कला त्रिकोण। ठीक, तो क्यूलिनरी ट्राइंगल के बारे में क्या कहते हैं, द क्यूलिनरी ट्राइंगल इज अ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। तो इसको किसने डिस्क्राइब किया है, पाक कला त्रिकोण फ्रांसीसी मानव विज्ञान क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस द्वारा वर्णित एक अवधारणा है। ठीक, तो इसको क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक, इसको डिस्क्राइब किया है किसने, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। इन्वॉल्विंग 3 टाइप ऑफ कुकिंग, इसमें 3 टाइप्स की कुकिंग के बारे में, इसीलिए ट्राइंगल बताया गया। ठीक, ट्राइंगल मतलब जिसके 3 एंगल हों, यानी कि 3 भुजाएं हों। ठीक, इसीलिए 3 टाइप की कुकिंग के बारे में इसमें बताया गया, जिस ट्राइंगल का नाम दिया गया है क्यूलिनरी ट्राइंगल, यानी कि पाक कला त्रिकोण। ठीक, जिसमें 3 प्रकार के खाना पकाना शामिल है। तो पहला क्या है, कुकिंग, बॉइलिंग और रोस्टिंग एंड स्मोकिंग यूजुअली डन टू मीट। ठीक, कुकिंग, टाइप्स ऑफ कुकिंग। ठीक, तो बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड स्मोकिंग, ये 3 टाइप। ठीक, बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड स्मोकिंग, ये मीट के साथ किया जाता है। मतलब मीट को या तो बॉयल किया जाता है, या रोस्ट किया जाता है, या उसमें स्मोकिंग की जाती है। स्मोकिंग मतलब उसमें धुआं लगाया जाता है कि वो पक जाए। ठीक, उबालना, भूनना और धूम्रपान। धूम्रपान मतलब
धूम्रपान करना आमतौर पर मांस के लिए किया जाता है, तो ये मांस के लिए किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसीलिए इस 3 चीज़ों को मिलाकर ट्रायंगल बनता है, इसीलिए इसको त्रिकोण कहा जाता है। 3 भुजाएँ बनती हैं इसको, इसीलिए इसको त्रिकोण। अब यहाँ पे देखिए क्यूलिनरी ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए रॉ, कुक्ड, रॉटन, ठीक। रॉ, कुक्ड, रॉटन। अगर रॉ को जो है वाटर के साथ करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये रॉ को वाटर के साथ पकाते हैं तो ये बॉइल्ड कहलाता है, ठीक। ठीक। तो रॉ को अगर वाटर के साथ करते हैं तो ये बॉयल कहलाता है, या अगर वाटर इसमें से निकाल देते हैं तो ये रॉटन कहलाएगा, ठीक। और रॉ को अगर एयर के साथ कुक करते हैं, ठीक, तो ये स्मोक कहलाएगा। और अगर एयर के साथ नहीं कुक करते हैं, ठीक, यहाँ देखिए प्लस और माइनस बना हुआ है, एयर के साथ नहीं कुक करते हैं तो ये ग्रिल्ड रोस्टेड कहलाता है, ठीक। तो यही इनका जो है क्यूलिनरी ट्रायंगल। क्यूलिनरी ट्रायंगल यही इनका है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज्यादातर यही पूछा जाता है कि क्यूलिनरी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बस उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि कभी कभी डीप में क्वेश्चन पूछ सकता है या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। स्टडीड नबिक्वारा ख्वाहिब ट्राइब्स। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की जो स्टडी एरिया थी वो कौन सी थी, नबिक्वारा ख्वाहिब ट्राइब्स की स्टडी उन्होंने किया है। नबिक्वारा ख्वाहिब ट्राइब्स की स्टडी, नबिक्वारा ख्वाहिब जनजातियों का अध्ययन किया है उन्होंने। सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट अ फील्ड ऑफ स्टडी, और उन्होंने क्या कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी नहीं किया है। और बहुत सारे लोगों ने सोशल स्ट्रक्चर को अपना फील्ड ऑफ स्टडी माना है, लेकिन क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, क्योंकि वो पहले से बिलीव करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ मिथ, ठीक। तो वो पहले से बिलीव करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर है कुछ नहीं, बस एक मिथ है। ठीक। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है। सामाजिक संरचना अध्ययन का क्षेत्र नहीं है, ठीक। तो सामाजिक संरचना की अध्ययन कई लोगों ने किया है, लेकिन क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का मानना यह था कि सामाजिक संरचना जो है वो अध्ययन का क्षेत्र नहीं। इट इज नॉट अ प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी नहीं है, मतलब ये जांच का की जगह नहीं है, ठीक। तो वही चीज होती है, दोनों चीज, या अध्ययन का क्षेत्र नहीं है या प्रोविंस ऑफ इंक्वायरी, दोनों चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो लैंग्वेज चेंज करके भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी है यहाँ पे, ठीक। ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, और उन्होंने माना था कि ह्यूमन माइंड जो है वो यूनिवर्सली स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब किसी एक सोसाइटी में नहीं स्ट्रक्चर्ड होता है, बल्कि वो यूनिवर्सली स्ट्रक्चर्ड होता है। ये भी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं कि हु सेज दैट ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली। मानव मन सार्वभौमिक रूप से संरचित है, ठीक। तो मानव मन जो है वो कभी भी सिर्फ एक समाज से संरचित नहीं होता है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से संरचित होता है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दिया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दिया है। संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी जहां भी आपको रिलेटेड दिखे वो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का ही है। संरचना सिद्धांत जिसको कहा जाता है, फालतू ये फाउंडर नहीं है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के, लेकिन ज्यादातर जो है जो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है वो रिलेट की जाती है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस से। क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो है इन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया है,
मॉडर्न सिविलाइजेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, आधुनिक सभ्यता की आलोचना किया है इन्होंने। ठीक, आधुनिक सभ्यता की आलोचना किया है। तो ये भी चीजें याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि हु क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक, स्टडीड मैरिड अनमैरिड women issues through graphical method। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हु स्टडीड मैरिड अनमैरिड women issues थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के जरिए स्टडी किया है मैरिड और अनमैरिड women के इशूज को क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। चित्रात्मक पद्धति के माध्यम से विवाहित अविवाहित महिलाओं के मुद्दों का अध्ययन किया है। तो किसने जो है विवाहित अविवाहित महिलाओं के मुद्दों का अध्ययन चित्रात्मक पद्धति के माध्यम से किया है? तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने किया। ठीक, ग्राफिकल मेथड किसको कहते हैं? जहां पे ग्राफ बना के आप यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, ग्राफ का यूज करते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, और हम मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी एक एमसीक्यूज बनते हैं वो इससे बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ये भी आ सकता है कोटेशन, ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी किसने दिया था, और ये क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैरिड और अनमैरिड वुमेन की स्टडी किसने ग्राफिकल मेथड से की थी, तो ये भी आ सकता है। ठीक, तो कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, देख लेते हैं हम लोग। फ्लोटिंग सिग्निफायर के बारे में बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। देख लेते हैं फ्लोटिंग सिग्निफायर क्या है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस 1968 exemplifies the floating signifier with the notion of mana। तो इन्होंने नोशन ऑफ मना किसको कहते हैं? समथिंग सो जनरल दैट इज द मोस्ट डाइवर्स ऑफ सिग्निफायर, जो सबसे ज्यादा जनरल होता है। ठीक, यानी कि डाइवर्स होता है सिग्निफायर में। The substance of which magic, mythic and aesthetic invention is formed। ऐसा सब्सटेंस जिससे जो है मैजिक, माइथिक एंड एस्थेटिक इन्वेंशन जो है वो बनती है, वही है फ्लोटिंग सिग्निफायर। ठीक, फ्लोटिंग हस्ताक्षरकर्ता क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मन की धारणा के साथ फ्लोटिंग सिग्निफायर का उदाहरण देते हैं। तो मना के साथ उन्होंने फ्लोटिंग सिग्निफायर का उदाहरण दिया है, मन की धारणा के साथ साथ, जो इसका समान है। ठीक, जो इतना समान है कि सिग्निफायर का सबसे विविध है। ठीक, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला चीज है। ठीक, डाइवर्स मतलब जो सबसे ज्यादा फैला हुआ, वो पदार्थ जिससे जादू, मिथक और सौंदर्य आविष्कार करता है। तो ये ऐसा पदार्थ है फ्लोटिंग हस्ताक्षर करता कि जिससे जादू, मिथक और सौंदर्य आविष्कार होता है। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें ज्यादातर यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, फ्लोटिंग सिग्निफायर किससे रिलेटेड। ठीक, तो थोड़ा सा डीप में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि जादू, मिथक और सौंदर्य किससे बनता है अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो वो भी आपको आंसर पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग हस्ताक्षरकर्ता से बनता है। नेक्स्ट, भाषा और पैरोल के बारे में बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली इनका नहीं है, लैंग्वेज एंड पैरोल की बात किया है। लेवी स्ट्रॉस सॉसर के लैंग्वेज और पैरोल में एक नया तत्व जोड़ते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज और पैरोल में एक नया तत्व जोड़ते हैं, किसके? सॉसर के। तो सबसे पहले लैंग्वेज और पैरोल की बात किसने किया था? सॉसर ने किया था। ठीक, लेवी-स्ट्रॉस add a new element to Chaucer's language and parole, pointing out that language belong to what he calls reversible time। तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि लैंग्वेज जो है वो रिवर्सिबल टाइम से रिलेटेड है। रिवर्सिबल मतलब जो वापस आ सकती है, एंड पैरोल इज नॉन रिवर्सिबल टाइम। और पैरोल जो है वो किससे रिलेटेड है? नॉन रिवर्सिबल टाइम है, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक, ये इंगित करता है कि लैंग्वेज रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है और पैरोल नॉन रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है।
तो आपको ये याद रखना है कि भाषा जो है वो रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है और पैरोल जो है वो नॉन रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है। लैंग्वेज जो है वो रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है और पैरोल जो है वो नॉन रिवर्सिबल टाइम से संबंधित है। और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो सॉसर का है। उनका मतलब है कि पैरोल एक विशेष उदाहरण या घटना के रूप में केवल रैखिक समय में ही मौजूद हो सकता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल है। आप समय को नहीं बदल सकते। He means that parole as a specific instance or example of or event। ठीक, तो ये क्या है? पैरोल एक किसी स्पेसिफिक इंस्टांस या इवेंट का एग्जाम्पल है। ठीक, किसी स्पेसिफिक इंस्टांस और इवेंट का एग्जाम्पल है। कैन ओनली एग्जिस्ट इन लीनियर टाइम। ये लीनियर टाइम में ही हो सकता है। लीनियर मतलब कि जो सीधा जाता हो लेकिन वापस ना आता हो, उसको लीनियर टाइम कहा जाता है। विच इज अनडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, जो कि जो है यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, वापस नहीं आता है। यू कैन नॉट टर्न द क्लॉक। आप क्लॉक को दोबारा, मतलब कि ये चीजें वापस नहीं आ सकती। टर्न द क्लॉक मतलब ये नहीं होता है कि क्लॉक को ही उल्टा करना। तो इसका मतलब कि जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आ सकता। ठीक, जो चीजें हो चुकी वो दोबारा नहीं हो सकती, दोबारा नहीं आ सकती, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। तो यही है यू कैन नॉट टर्न द क्लॉक। उनका मतलब है कि पैरोल एक विशेष उदाहरण या घटना के रूप में केवल रैखिक समय में ही मौजूद हो सकता है। तो ये केवल रैखिक समय में ही पैरोल मौजूद हो सकता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा, एक ही दिशा में जो जा सकता है। आप समय को नहीं बदल सकते। आप मतलब इस समय को, जो पैरोल गुजर चुका है, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ तक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। आल्दो इसमें से आपको ज्यादातर क्रोनोलॉजी नहीं पूछता है, अभी तक नहीं पूछा है। पूछ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो यही होप की जाती है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। वैसे तब अभी भी ज्यादातर जो 5 थिंकर हैं, शुरू के जो 5 थिंकर हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो ये भी उसमें आ जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी अगर आप याद कर पाएँ तो बेहतर है। वैसे अभी तक क्रोनोलॉजी इनकी नहीं पूछी गई। ठीक, तो पहली बुक जो है वो है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। किनशिप के बारे में जो इन्होंने बात की है, उस बुक का नाम है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जो 1949 में पब्लिश हुई, 1949 में जो है वो प्रकाशित हुई। अ वर्ल्ड ऑन द वेन, अ वर्ल्ड ऑन द वेन, ये भी एक बुक है जो 1955 यानी कि 1955 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। ठीक, तीसरी बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, 1958 में पब्लिश हुई, 1958 में प्रकाशित हुई। टोटेमिज्म, टोटेमिज्म जो है वो 1962 में पब्लिश हुई, यानी कि 1962 में प्रकाशित हुई। द सैवेज माइंड, सैवेज माइंड बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये भी 1962 में पब्लिश हुई और 1962 में प्रकाशित हुई, मतलब सैवेज माइंड। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। माइथोलॉजी वॉल्यूम 1, तो माइथोलॉजी का वॉल्यूम 1 जो है, जिसका ओरिजिनल जो नाम था, क्योंकि ये फ्रेंच के थे, तो फ्रांस में इनका जो बुक का नाम है वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही थी। तो माइथोलॉजी का जो वॉल्यूम 1 है, ले कुरो एट लिक्विड, ठीक, द रॉ एंड द कुक्ड। ठीक, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो रॉ एंड कुक्ड। वैसे आपको फ्रेंच लैंग्वेज का नहीं देता है, लेकिन कभी मतलब हो सकता है, घुमाने के लिए आपको दे सकता है, कि हो सकता है कि आपको मतलब अंदाजा लगा रहा हो कि ये मतलब इनको पता है या नहीं पता है ओरिजिनल नेम क्या था उस बुक का। तो माइथोलॉजी का जो वॉल्यूम 1 था वो ले क्रो एट लेकुट था,
ठीक, अब वो उनके लैंग्वेज में कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसका ही नहीं पता है, मुझसे जैसा हो रहा है वैसा कर रहा हूँ। लेकिन जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है द रॉ एंड द कुक्ड, 1964 में पब्लिश हुई थी, यानी कि 1964 में प्रकाशित हुई। माइथोलॉजी वॉल्यूम 2, डू मील ऑक्स सेंड्रेस इसका नाम था। ठीक, डू मील ऑक्स सेंड्रेस। ठीक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्रॉम हनी टू एसेस। फ्रॉम हनी टू एसेस। तो वह ये वॉल्यूम 2 था जो 1966 यानी कि 2 साल बाद पब्लिश हुआ था। ठीक, 1966 में ये प्रकाशित हुआ था माइथोलॉजी का वॉल्यूम 2। माइथोलॉजी वॉल्यूम 3, ठीक, तो इसमें 4 वॉल्यूम है। तो माइथोलॉजी वॉल्यूम 3 जो है वो एल ओरिजिनी डेस मैनियर्स डी टेबल। ठीक, तो ये नाम था फ्रेंच लैंग्वेज में, और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर। ठीक, द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर, ये 1966 यानी कि उसके 2 साल बाद। तो 2-2 साल का गैप अभी मिल रहा है हमको। ठीक, इसके बाद 3 साल का गैप है। तो 1968 में पब्लिश हुआ, यानी कि 1968 में ये प्रकाशित हुआ। माइथोलॉजी वॉल्यूम 4, तो माइथोलॉजी वॉल्यूम 4 जिसका नाम था ला होम होमनू। ठीक, ला होमनू। ठीक, तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था द नेक्ड मैन। ठीक, द नेक्ड मैन। ठीक, ये पब्लिश हुआ 1971 में, प्रकाशित हुआ 1971 में पब्लिश हुआ। मिथ एंड मीनिंग इनकी बुक है जो पब्लिश हुई 1978 में। ठीक, जो पब्लिश हुई 1978 में। 1978 में ये पब्लिश हुई थी। एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ, नेक्स्ट जो आता है बुक का नाम वो है एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ। सो एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ भी इनकी बुक है जो प्रकाशित हुई 1984 में। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको याद होनी चाहिए। टोटल 11 बुक हैं। ठीक, हम लोगों ने देख लिए हैं सारे बुक्स। तो 4 तो वॉल्यूम है माइथोलॉजी के, तो अलग अलग वॉल्यूम के नाम क्या हैं, वो कब पब्लिश हुए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ, क्योंकि अभी सेकंड थिंकर को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से ही रिलेटेड। तो 3 टाइप्स ऑफ किनशिप स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ टोटेमिज्म के बारे में पढ़ा है। ठीक, क्यूलिनरी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। नंबीवारा 5 ट्राइब्स की स्टडी इन्होंने किया है। स्ट्रक्चर के बारे में जो जो बातें उन्होंने कही। ठीक, ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सली, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, critic of modern civilization, studied married unmarried women issues through graphical method, प्लॉटिंग सिग्निफायर की बात किया है इन्होंने, लैंग्वेज एंड पैरोल की बात किया है। बुक्स हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं उससे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे क्वेश्चन के लिए, और विद इन 30 सेकंड आपको आंसर करना है। जितने लोग भी ज्वाइन है सबको आंसर करना है, सारे लोगों के आंसर आने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु इंट्रोड्यूस्ड लेवी-स्ट्रॉस टू द मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, किसने जो है लेवी-स्ट्रॉस को इंट्रोड्यूस कराया था, किससे, मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म से। लेवी-स्ट्रॉस को संरचनावाद की पद्धति से किसने परिचित कराया। एलेक्जेंडर कोर, रोमन जैकबसन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन,
मेयर फोर्टिस, अलेक्जेंडर कोल, रोमन जैकबसन, रेडक्लिफ ब्राउन, मेयर फोर्टिस। हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं हम लोग, नाम भी आया था उनका पढ़ते वक्त, तो आपको ये पता होना चाहिए। आंसर करिए फास्ट। फास्ट आंसर करना है आपको। So the answer for this question is रोमन जैकबसन। ठीक, तो रोमन जैकबसन ने ही इंट्रोड्यूस कराया था क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस को मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म से। ठीक, लेवी-स्ट्रॉस को संरचनावाद की पद्धति से परिचित कराया था रोमन जैकबसन ने। तो ये चीजें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। What was the dominant theory in kinship studies before Levi-Strauss alliance theory? Levi-Strauss के alliance theory से पहले कौन सी डोमिनेंट थ्योरी थी किनशिप स्टडी के लिए? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे डाले हैं जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलायंस थ्योरी से पहले कौन सी डोमिनेंट थ्योरी थी? अगर आपको पता हो तो आंसर करिए। लेवी-स्ट्रॉस के गठबंधन सिद्धांत से पहले रिश्तेदारी अध्ययन में प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? किसके जरिए लोग जो है रिश्तेदारी का अध्ययन करते थे, कौन से सिद्धांत के जरिए? क्योंकि जो लेवी-स्ट्रॉस है उन्होंने अलायंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था किनशिप स्टडी के लिए। ठीक, गठबंधन सिद्धांत दिया था रिश्तेदारी के अध्ययन के लिए। लेकिन उससे पहले कौन सा सिद्धांत डोमिनेंट था? कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी पहले चलती थी? डिसन थ्योरी, अलायंस थ्योरी? तो अलायंस थ्योरी तो है ही है, तो अलायंस थ्योरी से पहले पूछ रहा है तो ये वैसे ही कट हो जाएगा। ठीक, डिसन थ्योरी, अलायंस थ्योरी, किनशिप एक्सचेंज थ्योरी, किनशिप क्लासिफिकेशन थ्योरी। ठीक, रिश्तेदारी विनिमय सिद्धांत, रिश्तेदारी वर्गीकरण सिद्धांत, वंश सिद्धांत, कौन सा होगा बताइए? आंसर फास्ट। फास्ट आंसर करना है, पढ़ के आंसर करिए। आंसर किया करिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। So the answer for this question is डिसन थ्योरी। तो अलायंस थ्योरी से पहले क्या था? वंश सिद्धांत था, डिसन थ्योरी। ठीक, तो डोमिनेंट थ्योरी जो थी किनशिप स्टडीज के लिए क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के अलायंस थ्योरी से पहले वो डिसन थ्योरी थी। डिसन किसको कहते हैं? जनरेशन को। ठीक, जो जनरेशन होती है उसी को डिसन करते हैं, वंश जिसको कहा जाता है। ठीक, आपका वंश किससे रिलेटेड है? वो जो है उससे रिलेटेड जो सिद्धांत थे वो रिश्तेदारी के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक, तो डिसन थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता था किनशिप स्टडीज के लिए बिफोर अलायंस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। What did Levi-Strauss argue about social structure in his essay? तो अपने एस्से में लेवी-स्ट्रॉस ने क्या आर्ग्यू किया था सोशल स्ट्रक्चर के बारे में? ठीक,
What did Levi-Strauss argue about social structure in his essay? सोशल स्ट्रक्चर के बारे में लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा है बताइए। लेवी स्ट्रॉस ने, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेवी स्ट्रॉस ने अपने निबंध में सामाजिक संरचना के बारे में क्या तर्क दिया है? So it is an empirical entity, it is a province of inquiry, it is a model, it is a static entity. ये एक अनुभवजन इकाई है, ये जांच का प्रांत है, ये एक मॉडल है, ये एक स्थिर इकाई है। ठीक, बताइए, आंसर करिए फास्ट। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज अ मॉडल। ये एक मॉडल था। ठीक, ये एक मॉडल है। ठीक, तो लेवी स्ट्रॉस ने अपने निबंध में सामाजिक संरचना के बारे में कहा था कि ये एक मॉडल है। लेवी स्ट्रॉस argued about social structure in his essay that it is a model। ठीक, तो ये आंसर आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। What is the title of Levi-Strauss work on kinship? लेवी-स्ट्रॉस का जो वर्क था किनशिप पे, उसका क्या टाइटल था? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अभी जो बुक में हम लोगों ने पढ़ा है, तो मैंने बताया भी था उसमें। तो बताइए क्या आंसर होगा। What is the title of Levi-Strauss work on kinship? रिश्तेदारी पर लेवी-स्ट्रॉस के काम का क्या शीर्षक है? The Savage Mind, Anthropology, Structural, The Elementary Structure of Kinship, Late Totemism। Savage Mind, Anthropology, Structural, रिश्तेदारी, प्राथमिक संरचनाएं, Late Totemism। So the answer for this question is the title of Levi-Strauss structure work on kinship is The Elementary Structure of Kinship। ठीक, रिश्तेदारी की प्राथमिक संरचनाएं, अभी हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, देख लेते हैं। ठीक, जो बुक में पहली बुक हम लोगों ने पढ़ा है वो द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा है, किनशिप स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका शीर्षक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following propounded the alliance theory? अलायंस थ्योरी किसने दिया था? बहुत आसान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। निम्नलिखित में से किसने गठबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक, A.R. Radcliffe Brown, Claude Lévi-Strauss, Malinowski, F. Meyer। A.R. भूरा नहीं होगा, A.R. Radcliffe Brown होगा। ठीक, Radcliffe Brown, A.R. Radcliffe Brown, Claude Lévi-Strauss, Malinowski and F. Meyer। आंसर फर्स्ट, अलायंस थ्योरी किसने दिया था?
Yes, so the answer for this question is क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने ही अलायंस थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने किनशिप स्टडीज के बारे में, किनशिप स्टडीज कैसे की जानी चाहिए उसके बारे में उन्होंने अलायंस थ्योरी दिया था। एक गठबंधन सिद्धांत किनशिप को पढ़ने के लिए, किनशिप स्टडीज के लिए, रिश्तेदारी के अध्ययन के लिए इन्होंने गठबंधन सिद्धांत दिया था। रिश्तेदारी के अध्ययन के लिए। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 5 मिनट दिया जाएगा आपको। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको आप लोग बता दें कि जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं और लाइव क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक, तो जितना जल्दी वो ज्वाइन कर लेंगे उतनी अच्छी उनकी प्रिपरेशन होगी। और जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए रेफरल कोड भी आप बता सकते हैं, ALEEM10, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। आप लोग क्वेश्चन पूछा करिए, क्वेश्चन पूछने से ही बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, मस्ट है क्वेश्चन पूछना। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग। सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या मतलब क्लास से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और है कि क्लासेस की टाइमिंग अगर आपको थोड़ा सही ना लग रही हो तो टाइमिंग चेंज करने का भी ऑप्शन है। फास्ट पूछिए, अगर कुछ पूछना है, नहीं है तो फिर लीव करते हैं क्लास। ओके, ठीक है। ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इसी टाइम मिलते हैं, सेम टाइम पे, एक नए थिंकर के साथ। ठीक, तो हमारा जो फंक्शनलिस्ट थ्योरीज थे वो सब, मतलब फंक्शनलिस्ट थ्योरी, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी वो सब पूरी हो चुकी है। हम लोग कल से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, नए नए थ्योरीज को लेके आएंगे। तकरीबन हम लोगों ने 4 से 5 थ्योरीज को पढ़ चुके हैं हम लोग। टोटल 26 जो है थिंकर्स हैं। ठीक, ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।